पहली न्यूज़ देखने वाले हैं बुद्ध साहिब दासगुप्ता से। इनकी डेथ हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री के थे। इन्होंने किस प्रकार से काम किया, कब इनका जन्म हुआ, कौन कौन से अवार्ड इन्होंने पाए, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इन्होंने जो ऑडियंस होते हैं उनको न केवल रियलिज्म दिखाया अपनी मूवी में, इसके अलावा उन्होंने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया था मैजिक रियलिज्म की तरफ। इस प्रकार से इनकी मूवीज़ हुआ करती थी। इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक, मोस्ट ओरिजिनल आइकन्स ऑफ द सिनेमा, जिन्होंने हेल्प किया था इंडियन सिनेमा को पूरे विश्व में उजागर करने के लिए, उनकी डेथ हो गई है कलकत्ता में थर्सडे के दिन। 77 साल उनकी आयु बताई जा रही है और ये डायरेक्टर का काम करते थे फिल्म इंडस्ट्री में। और किडनी से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम थी कुछ समय से इनको, इसी के चलते चलते इनकी डेथ हो गई है। अब इनकी लाइफ स्टाइल की यदि हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था पुरुलिया इन 1944 में। दासगुप्ता ने ग्रेजुएशन किया था स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से, और इसके बाद इन्होंने अपना करियर चालू करा था इकोनॉमिक्स के लेक्चरर के रूप में। ठीक है, फिर इसके बाद वो स्विच हो गए थे किस तरफ, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने की तरफ। लेट 1960s में उनकी पहली फीचर फिल्म आई थी दूरत्व 1978। ठीक है, कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड मिले। ठीक है, और एक्रॉस लैंग्वेज में इनके काम देखने को मिला था हमको, जैसे कि कुछ कुछ मूवीज़ है इसमें। फेरा है 1988, बाग बहादुर है 1989। ठीक है, उसके बाद है तहादेर कथा 1992, और फिर है चराचर 1994, उत्तरा है 2000, मोंडो मेयर उपाख्यान है 2002, और कल काल पुरुष है 2005। एंटो पे आई थी 2016 में। तो इनको रिमेंबर किया जाएगा उन ग्रेट्स इंडियन सिनेमा जो कि बंगाल से रहे हैं, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, इंक्लूडिंग जैसे कि लीजेंडरी ऋत्विक घातक और मृणाल सेन। और देखो, सत्यजीत रे की डेथ हो गई थी 1992 में। इसके बाद यदि हमारा जो इंडियन सिनेमा है उसको वर्ल्ड स्टेज पर किसी ने प्रस्तुत किया ना, तो वो थे दास गुप्ता। ठीक है, इसीलिए इनको जाना जाता है। इसके बाद अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने 12 नेशनल अवार्ड जीते हैं, और 2 बार इनको नॉमिनेट किया गया था प्रेस्टीज गोल्डन बियर। कहाँ पर? बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन सी मूवी थी इनकी? फेरा 1988 की, और दूसरी ठीक है चराचर 1994, और 2007 में इनको दिया गया था गोल्डन एथेना अवार्ड। कहाँ पर? एथेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एक साल बाद ठीक है इनको कन्फर्ड किया गया था, प्रोवाइड किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन मैड्रिड। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो आगरा की जेल से है। तो कुछ 13 किशोर कैदी हैं। ये जो किशोर लोग हैं ना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, फ्रीडम एंड डिग्निटी से रिलेटेड एक याचिका दायर की है। इन्होंने 14 से लेकर के 22 साल जेल में बिताए हैं। ठीक है, ऐसे किशोर, जबकि अब वो किशोर नहीं रहे हैं तो उनको जेल से छोड़ देना चाहिए। अब उन्होंने भी प्रूव भी कर दिया है, इसके बाद भी वो लोग जेल में हैं, तो इससे उनकी जो फ्रीडम और जो डिग्निटी है ना वो प्रभावित होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान उनको प्रोवाइड करता है, सबको प्रोवाइड करता है। तो इसी के चलते चलते उन्होंने ये याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में। अब कुछ कुछ रीजन का पूछा जाता है तो उनका ये कहना है सरकार, पुलिस प्रशासन का, जेल प्रशासन का, कि उन्होंने अपने आप को प्रूफ करने में टाइम लगा दिया है, इसी के चलते चलते इनको इतना ज़्यादा जेल में रहना पड़ रहा है। मतलब जैसे कि किशोर अवस्था उनकी ख़त्म हो गई थी, तो इस बात को प्रूव करने में बहुत टाइम लगा दिए हैं, ऐसा एक रीज़न दिया गया है। इसके बाद वाली जो अगली न्यूज़ है वो उड़ीसा से है। ठीक है, यहाँ से जो लोग
इफ़ेक्टेड हुए थे उनको उड़ीसा की गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है। तो अभी फ़िलहाल ये फार्मर्स के लिए है। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने थर्सडे के दिन अनाउंस किया है एक पैकेज किसानों के लिए जो कि साइक्लोन यास से इफ़ेक्ट हुए हैं। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो कि 33% सफ़र्ड हुए हैं, लॉस जिनको सहन करना पड़ा है, नॉन इरिगेटेड एरियाज़, ठीक है, वाले, इनको दिया जाएगा इनपुट सब्सिडी 6,800 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से। और जो इनपुट सब्सिडी है फॉर इरिगेटेड एरियाज़ ये रहेगी 13,500 पर हेक्टेयर। मतलब दोनों किसानों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। एक ऐसा एरिया जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है और दूसरी नहीं है, जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ भी, और जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ पर भी दोनों किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक स्कीम लेके आई है जिसमें वो चाहती है कि अपने किसानों को इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स प्रोवाइड करें, जिसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है 3 लाख रुपए तक, ठीक है। और यदि ऐसे फार्मर जो कि टाइम टाइम पर रीपे कर देते हैं अपने लोन को, उनको 2% की एडिशनल कंसेशन मिलने वाली है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का कहना है। तो महाराष्ट्र की कैबिनेट ने थर्सडे के दिन एक प्रपोज़ल को क्लियर किया है जिसमें वो प्रोवाइड करने वाले हैं इस प्रकार का क्रॉप लोन 3 लाख रुपये तक का, और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगे, 0 इंटरेस्ट रेट रहेगा। और स्कीम का नाम है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख इंटरेस्ट कंसेशन स्कीम। और ऐसे फार्मर जो कि रीपे कर देंगे इंटरेस्ट ऑफ लोन्स अप टू 3 लाख, वो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अब जो कंसेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसको देख लेते हैं। देखो, 3% का कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा इंटरेस्ट रेट में, किन के लिए? ऐसे व्यक्ति जो कि नॉन डिफ़ाल्टर्स हैं, जिन्होंने लोन क्रॉप लोन लेके रखा है 1 लाख रुपए तक का। और 1% का जो कंसेशन है इंटरेस्ट रेट में, मान के चलो 8% निर्धारित किया गया तो वो 7% हो जाएगा। किन लोगों का? जिन्होंने लोन लेके रखा है 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक का, और यदि इनको रीपेड कर देते हैं टाइम टू टाइम में। और जो स्कीम है ना, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो नॉन डिफ़ाल्टर है ना, उन लोगों को इनकरेज किया जाए। अब ये सारी बातें हमने जो देखे थे ये इसकी अर्ली वाली स्कीम थी, मतलब इसके पहले वाली स्कीम थी। अब जो गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम लेके आई है तो उनका कहना है जो लोग रिपे कर देते हैं क्रॉप लोन्स को टाइम टू टाइम, उनको 2% एडिशनल इंटरेस्ट कंसेशन दिया जाएगा शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के बीच में। और कितना तक निर्धारित कर दिया गया है लोन? तो इसमें निर्धारित है 1 लाख से लेकर के 3 लाख यदि किसी ने लिया है लोन, तो उसमें 2% का एडिशनल कंसेशन मिलने वाला है। और इस प्रकार से यदि हम देखें, पहले 1 लाख से 3 लाख के बीच में 1% का कंसेशन था, तो अब ये 2% एक्स्ट्रा हो गया है। तो इस प्रकार से टोटल हो गया 3% का टोटल कंसेशन हो गया है न्यू इंटरेस्ट वाली जो स्कीम है इसमें। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो रीपेमेंट है ना लोन्स की, क्रॉप लोन्स की, वो अच्छी तरह से हो। 3% का सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जो है कंसेशन देती है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए, 3 लाख तक यदि कोई लोन लेता है तो, ठीक है। ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए देख लिया, ऊपर हमने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का देख लिया। और यदि हम कंबाइन कर दें दोनों स्कीम को, तो फार्मर को कुल मिला के 6% का टोटल इंटरेस्ट में छूट मिलने वाली है। और इस प्रकार से 3 लाख रुपये तक का जो लोन है ना, वो 0 इंटरेस्ट रेट में उनको मिलेगा। इसके बाद वाली न्यूज़ है नागालैंड से, नागा जनजाति से रिलेटेड है। नागा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नागा एक नृजाति समूह है। इसका मतलब होता है एथनिक ग्रुप, ठीक है। कुछ ऐसे लोग
जिनकी जाति समान है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज एक सी है, उनकी कल्चर एक सी है, तो वो मिला कर के एक एथनिक ग्रुप का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से नागालैंड की है नागा जनजाति। अब ये जो नागा जनजाति जाति समूह है, ये भी कई सारे जनजाति में बँट गया है। अब कैसे बटा, आगे देखते हैं। जब अंग्रेज़ थे उससे भी पहले नागा लोगों ने अपनी अलग से पहचान और उसके संरक्षण के लिए ये लोग काम करते रहे थे। 1929 में साइमन कमीशन के सामने इन्होंने अपनी फ्यूचर निर्धारण की खुद की जो मांग है ना, उसको उन्होंने रखा कि हम अपने फ्यूचर निर्धारण खुद करेंगे। ऐसा उन्होंने साइमन कमीशन के समक्ष अपनी बात रखा था। ये जो एरिया है इनका भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार वाला एरिया है इनके रहने का। 1935 के भारत शासन अधिनियम से फिर बर्मा, जिसको हम म्यांमार कहते हैं, भारत से अलग हो गया। मतलब अब ये कुछ लोग म्यांमार चले गए। अब राजनीतिक सीमा के निर्धारण ने नागाओं को भारत और म्यांमार दो भागों में इनको बांट दिया था, अलग अलग हो गए थे यहीं से ही। फिर 14 अगस्त 1947 को कई सारे नागा समूह ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मतलब हमारे देश की आज़ादी के एक दिन पहले ही इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब क्या इनकी डिमांडें हैं आगे पता चलेंगी। देखो, इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट एक संस्था है, या जिसको आप ग्रुप कह सकते हैं, नागा नेशनल काउंसिल, इसने निभाई थी। और इन समूहों ने भूमिगत सरकार और सेना का गठन किया था। मतलब इनकी खुद की सरकार बना ली इन्होंने और खुद की सेना का गठन कर लिया था। लेकिन हमारी इंडिया की गवर्नमेंट इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इंडिया को पता है ये सब अपना ही एक हिस्सा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इनकी खुद की सेना हो जाएगी, खुद की सरकार हो रही है। तो 1958 में पूर्वत का जो लड़ाई झगड़े वाला जो एरिया था, यहाँ पर एक सरकार को एक्ट लागू करना पड़ा था, जिसको कहते हैं AFSPA एक्ट। और पिछले कई सालों से सरकार और इन ग्रुप्स के बीच में ना झड़प होते रहती है अभी तक, लेकिन कोई साफ़ सुथरा मुद्दा हल नहीं हुआ है। इसी के चलते चलते ये न्यूज़ आई है। तो अब हम देख लेते हैं नागा ग्रुप्स की कौन कौन सी मांगे हैं। तो देखो, अब ये जो जनजातियां हैं एक ही जगह तो नहीं हैं, अलग अलग एरिया में फैली हुई हैं। तो ये चाहती हैं कि हमें हमारा एक हिस्सा दे दिया जाए, ठीक है। अलग अलग ये जो फैला हुआ हिस्सा है, हम ये पूरा इतना एरिया चाहते हैं, ऐसा नागा समूह का कहना है, जिसका नाम है बृहद नागालैंड। बृहद नागालैंड की ये डिमांड कर रहे हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है, असम का और मणिपुर का, और म्यांमार का भी कुछ हिस्सा आता है। तो इन सारे एरिया को लेकर के ये कहते हैं बृहद नागालैंड, जिसको नागालिम भी कहते हैं। और इसका एक ही रीज़न बता रहा है, जैसे कि हमारी संस्कृति अलग है और हिस्टोरिकल वैल्यू अलग है, इसके चलते चलते हमें एक अलग नागालैंड की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ही इनकी डिमांड है पृथक संविधान की, और दूसरी बात एक खुद के झंडे की, जो कि उनका प्रतिनिधित्व करे। ऐसी डिमांडें हैं नागालैंड ग्रुप के लोगों की। अब हम देख लेते हैं नागालैंड की बात, न्यूज़ क्या आई है। तो इसमें बताया जा रहा है नागा इशू को सॉल्व करने के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा। तो नागालैंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम एक कमेटी को इंस्टीट्यूट करेंगे, जिसमें कंप्राइज रहेंगे अपोजिशन के लीडर, ठीक है। बहुत दिनों से जो लिंगरिंग हो रहा था, सुस्त पड़ गया था नागा पीस एग्रीमेंट, उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जो नागा पॉलिटिकल इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व करने वाले हैं, ऐसा यहाँ की सरकार का कहना है। नागालैंड का हम मैप देख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारी कर्क रेखा, और कर्क रेखा के ये पड़ता है ऊपर वाले हिस्से में, मतलब नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ता है नागालैंड। ये नागालैंड स्टेट है, ग्रीन कलर से, और ये इसकी राजधानी है कोहिमा।
नागालैंड के नॉर्थ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ में, असम के साथ में, ठीक है, और नीचे तरफ मणिपुर इम्फाल के साथ में भी बाउंड्री शेयर करता है, और पूर्व की तरफ यदि हम जाएंगे तो म्यांमार देश के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है व्हाट्सएप चैट को लेकर के, ठीक है। तो इसमें बताया गया है एनसीबी के द्वारा, ठीक है, एनसीबी का कहना है हाई कोर्ट को कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ होती हैं वो व्हाट्सएप चैट को एनालाइज कर सकती हैं। तो देखो, ड्रग केस में जो कन्वर्सेशन हुई थी दो लोगों के बीच में, जैसे कि एक नाइजीरिया का व्यक्ति है हमारे इंडिया में माल को सप्लाई कर रहा है, हेरोइन या फिर ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, तो दोनों के बीच में फ़ोन और व्हाट्सएप में यदि चैट हुई है तो उसका एनालाइज, उसको उन्होंने क्या क्या चैट किए हैं, ये सारी बातें गवर्नमेंट एजेंसीज़ एनालाइसिस कर सकती हैं, ऐसा एनसीबी का कहना है, ठीक है। अब जब ड्रग वाला केस पकड़ाया गया तो अब खुद से, अब व्हाट्सएप की चैटिंग जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं, तो ये लोग खुद से तो नहीं कर सकते हैं ना ओपन उस चैट को, तो इसके लिए ये स्पेशल सेल के पास भेज देती हैं कि आप एनालाइज करके बताइए इनके चैट को। और इन वाले यदि पेज से देखें तो हम देखने वाले हैं एटलांटिक चार्टर से रिलेटेड। ये एक डिक्लेरेशन थी, घोषणा थी, जो कि साइन की गई थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा अगस्त 1947 में। आज इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर के। तो 1941 में जो घोषणा की गई थी, इसमें कुछ कॉमन गोल को सेटिंग आउट किए गए थे पूरे वर्ल्ड के लिए, केवल दोनों देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। तो उन गोल्स में क्या क्या इंक्लूड था, इसमें था फ्रीयर ट्रेड, डिसआर्मेंट एंड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑल पीपुल। और इसको ना ज़्यादातर ऑफनली सिटाइट किया जाता है कॉर्नर स्टोन ऑफ द ट्रांस एटलांटिक स्पेशल रिलेशनशिप के रूप में भी इसको जाना जाता है। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है आधारशिला। तो ट्रांस एटलांटिक स्पेशल रिलेशनशिप की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, यही 1941 वाला जो घोषणा है ना, इसी के द्वारा। फिर आगे ये भी बताया जाता है कि इसी चार्टर के द्वारा फिर फाउंडेशन हुआ था यूएन का और नाटो का, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो अभी जो दोनों लीडर्स हैं उनके बीच में इस घोषणा से रिलेटेड जो बातचीत और नए नए मुद्दे जुड़ने वाले हैं ना, उसमें ब्रिटेन की भी अपनी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। तो उसी अलग होने को लेकर के जो आयरलैंड है ना, उसको प्रॉब्लम है। तो ब्रिटेन के ईयू से अलगाव के लिए एक समझौता हुआ था, तो उत्तरी आयरलैंड को लेकर के एक विशेष प्रावधान किया गया। यहाँ पर आने वाले ईयू के माल को लेकर कुछ रियायत दी गई थी, ठीक, लेकिन अब ब्रिटेन तो अलग हो गया है, तो ब्रिटेन उन प्रावधान, वो जो छूट मिली थी ईयू को आयरलैंड से, उसको मना कर रहा है। इसी के चलते चलते ईयू ने भी अब कुछ कानूनी कदम ब्रिटेन के ऊपर उठाए हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ है बिजनेस वाले पेज से, FSSAI से रिलेटेड है। तो FSSAI ने जो फूड यूनिट है या फिर आप इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कह सकते हैं कि इनका जो बिल रहता है जो ये ग्राहकों को देते हैं, तो उस ग्राहक में इनको FCI से इन्होंने लाइसेंस लिया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें इन बिल में उल्लेख करना पड़ेगा, ताकि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज़ करके फिर कस्टमर कोई भी अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं, ऐसा FCI का कहना। और इसके लिए उन्होंने टाइम भी निर्धारित कर दिया है, ठीक है। तो
ये इफ़ेक्ट रहेगा फ्रॉम 1 अक्टूबर से।